हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यू बैच जो होगा हमारा यूपी पीसीएल के लिए। किसके लिए? यह होगा हमारा यूपी पीसीएल के लिए। यूपी पीसीएल आपको इसकी अधिक जानकारी के लिए दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और वहां पे अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि इसमें हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और किस किस टाइप से हमारे वहाँ पे नंबर कंट्रीब्यूट होंगे। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएल की। तो आपने देखा होगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वे अधिकतर दिल्ली पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिन भाइयों के पास 10वीं के साथ साथ आईटीआई है, वह भाई ने यूपी पीसीएल का एक फॉर्म अभी हुआ था 2 महीने पहले उसको शायद फिल किया होगा। तो जिन भाइयों ने फिल किया होगा तो उनके लिए सुनहरा मौका है। टॉपिक शुरू करने से पहले हम बात करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट की कि आज नहीं तो कल होगा, हर एक प्रश्न का हल होगा। हिम्मत रख ए मुसाफिर, आज नहीं तो कल होगा। कहने का अर्थ है कि आप हिम्मत करते रहो और मेहनत करते रहो, सफलता आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो आइए बात करते हैं हम टॉपिक की। तो आज हम बात करेंगे प्रारंभिक विद्युत पर। यह हमारा इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी का पहला चैप्टर है, प्रारंभिक विद्युत। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है। तो प्रारंभिक विद्युत बिल्कुल मैं आपको बेसिक्स से पढ़ाऊंगा। तो बेसिक्स जो होती है हमारी, तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो पदार्थ क्या होता है। पदार्थ बोले तो मैटर। ठीक है जी। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है जी। पदार्थ। ठीक है जी। तो यदि हम पदार्थ की थ्योरी पे देखें तो हम बोलते हैं वह वस्तु जो स्थान घेरती है। मतलब कि कोई भी वस्तु हुई, माना यह वस्तु होगी, इसने कोई ना कोई अपना स्थान घेरा होगा कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, इसने माना ये वाला स्थान घेरा। ठीक है जी। वह वस्तु जो स्थान घेरती है और इस वस्तु का कुछ ना कुछ अपना भार होता है, स्वयं का भार होता है। ठीक है जी। इसको हम पदार्थ बोलते हैं कि पदार्थ वह वस्तु जिसका जो स्थान घेरती है और जिसका कोई ना कोई भार होता है, हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है जी। ये तो हमारा पदार्थ के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हमारे पदार्थ के टाइप कितने, यानी कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। ठीक है जी। तो पदार्थ के टाइप के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि यदि आप देखो कि जो हमारे 10th क्लास का लेवल है, वहाँ तक के जो पदार्थ के टाइप है, वहाँ के सिलेबस में 3 टाइप दिए हुए हैं। कौन कौन से पदार्थ के टाइप? तो जो हमारा यूपी पीसीएल का फॉर्म था, ये हमारा 10th बेस से आया था। तो मैं आपको 10th बेस के बताऊंगा कितने टाइप के होते हैं। ये हमारे 10th बेस पे होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। यदि आप 10th क्लास से लेवल ऊपर थोड़ा हाई लेकर चलेंगे तो वहां पे हमारे जो पदार्थ के टाइप होंगे वे हमारे 5 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो 3 प्रकार के तेरे और अगले 2 जो टाइप होते हैं वे होता है नंबर 4 का होता है प्लाज्मा और नंबर 5 का जो पदार्थ होता है वो होता है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है जी। ये हमारी 5 प्रकार के पदार्थ के वो होते हैं टाइप। ठीक है जी। तो हमें जो पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा बेस जो हमारा यूपी पीसीएल का फॉर्म था वो हमारा केवल 10th क्लास के लेवल से है। 10th क्लास के लेवल से है तो हम केवल 3 पढ़ेंगे। ठीक है जी। जो हमारे 10th क्लास के लेवल से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमारे 5 टाइप आ जाते हैं पदार्थ के। तो हम पढ़ेंगे 3 टाइप, ठोस, द्रव और गैस। तो अब हम बात करेंगे ठोस पे कि हमारा जो ठोस होता है वो क्या होता है। ठोस जो होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है जी। आकार और आयतन निश्चित होता है इसका। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस जैसे कि हमारा लोहे का कोई पार्ट, लोहे को हम डिनोट करते हैं Fe का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 26। ठीक है जी। तो जैसे हमने कोई लोहा लिया, लोहा का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे द्रव के। द्रव हमारा कैसा होता है? ठीक है जी। द्रव का आकार और आयतन हमारा अनिश्चित होता है। द्रव का आकार और आयतन हमारा अनिश्चित होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हमारा द्रव यानी कि पानी या तेल, उसका आपको पता नहीं आकार क्या होता है और उसका आयतन, जिस भी बर्तन में आप उसे डालेंगे वो उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। ठीक है जी। तो द्रव का जो होगा अनिश्चित आकार और आयतन, अनिश्चित आकार और आयतन। द्रव जैसे हमारा हुआ
एग्जाम्पल ले लेंगे वाटर, वाटर को बोलते हैं H2O और कोई भी OL, ठीक है जी, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में आता है। अब हम बात करेंगे गैस में, तो गैस भी हमारी, यानी कि आपको पता है ना, तो गैस का कोई आकार होता है ना कोई आयतन होता है, लेकिन जो हमारी गैस की पहचान होती है, गैस को पहचान हम केवल गंध के माध्यम से करते हैं। पहचान किसके माध्यम से करते हैं? पहचान करते हैं गंध के माध्यम से। गंध का मतलब वही स्मेल, जैसे कि हमारा अमोनिया की अलग स्मेल होगी, नाइट्रोजन की अलग स्मेल होगी। तो ये थी हमारी पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम बात करेंगे अणु यानी कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है। मॉलिक्यूल बोले तो अणु, अणु, मॉलिक्यूल, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स, अणु, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे अणु क्या होता है। माना हमने कोई पदार्थ लिया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें, ठीक है जी। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी अणु की, पदार्थ को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने पर, जैसे हमने अणु की जो हमारी डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी, पदार्थ को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने पर जो हमें अणु प्राप्त होते हैं, पदार्थ के छोटे छोटे कण या अणु। जैसे हमने ये वाला कोई भी पार्ट यहाँ से उठा लिया या ये वाला उठा लिया, तो इस वाले पार्ट के जो ये इस वाले पार्ट में आएंगे, यहाँ पे भौतिक गुण और रासायनिक गुण सेम होंगे, ठीक है जी। भौतिक व रासायनिक गुण इसके यहाँ पे समान होंगे, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी, पदार्थ को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने पर पदार्थ का वह कटा हुआ कण या भाग जिसके इस वाले पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण निहित होंगे, इसको बोल देते हैं हम अणु। तो अणु हमारा अलग अलग अवस्था में, यानी कि जैसे कि हमारा ठोस में अणु की अवस्था अलग होती है और द्रव में अलग और गैसेज में अलग। तो हम बात करेंगे जो हमारे अणु होते हैं, अणु की हमारी ठोस में क्या अवस्था होती है, ठीक है जी, ठोस में। तो ठोस में जो अवस्था होगी अणुओं की, तो वो कैसी होगी, जैसे कि हमारा ये कोई ठोस पदार्थ है, तो इसमें आपने देखो ठोस पदार्थ में जो अणुओं की स्थिति होती है वो बहुत ही क्लोज होती है, ठीक है जी, बहुत ही क्लोज, इस टाइप से होती है। तो हम क्या बोलते हैं, जब हमारे ठोस में जो हमारे अणु होंगे वे आपस में इस प्रकार से चिपके होंगे, यानी कि उनके बीच में बहुत ही नगण्य दूरी होगी। तो जो हमारे ठोस होंगे, तो ठोस की वजह से यहाँ पे आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अणुओं की आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होगी। यहाँ अणुओं की आकर्षण शक्ति बहुत अधिक हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जो ये पदार्थ होगा अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे द्रव में, ठीक है जी, कि द्रव में हमारी अणु की क्या अवस्था होती है, ठीक है जी। द्रव में अणु की अवस्था, जैसे कि हमारा ये कोई लिक्विड हो गया, ठीक है जी, इसमें जो हमारे अणु होंगे वे हमारे ठोस के सापेक्ष थोड़ी उनमें दूरी अधिक होगी, ठीक है जी। इनके जो अणुओं के बीच की दूरी होगी वो ठोस के सापेक्ष अधिक होगी। जब हमारी ठोस के सापेक्ष अधिक होगी तो अणु अपना इधर से उधर घूम सकता है, ठीक है जी, इधर से उधर घूम सकता है, जिस कारण हमारा द्रव अपनी आकार या अपना आकार बदल लेता है जिस बर्तन में भी डालोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी जो अणुओं की आकर्षण शक्ति होगी वो ठोस के सापेक्ष कम होगी। अब हम बात करेंगे, ये तो होगी थी हमारे द्रव में, और अब बात करेंगे हम गैस में अवस्था, ठीक है जी। तो गैस में आपने देखा होगा जो हमारे अणु होंगे वे बहुत ही दूर दूर होंगे, ठीक है जी, बहुत ही दूर दूर होंगे। तो इसको कह सकते हैं कि गैस में अणुओं के बीच की दूरी लगभग न के बराबर ही होती है, ठीक है जी, लगभग न के बराबर होती होगी। तो इसी कारण आपने देखा होगा कि गैस अपना वायुमंडल में चारों ओर फैल जाती है, ठीक है, चारों ओर फैल जाती है। तो ये तो हमारा, क्योंकि उसमें अणुओं के बीच की दूरी बिल्कुल नगण्य होती है, इस वजह से गैस हमारा कहीं भी पूर्ण स्वतंत्र होते हैं उसके अणु किसी भी दिशा में जाने के लिए, ठीक है जी। तो इसी कारण हमारी जो गैस होती है वो अपना वायुमंडल में चारों ओर फैल जाती है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा परमाणु की बात करेंगे, किस बात की करेंगे, परमाणु की। अब हम बात करेंगे परमाणु। परमाणु क्या बोलते हैं, एटम,
एटम, परमाणु को बोल देते हैं एटम। तो परमाणु भी हमारा अणु की बात ही होता है, ठीक है जी। माना हमने कोई वस्तु ली, इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया पदार्थ को, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं पदार्थ के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने पर पदार्थ का वह छोटा भाग या कण जो जिसको हम देखते हैं अलग करते हैं। माना हमने ये वाला पार्ट अलग कर लिया, यदि हम इस पार्ट को देखते हैं यानी कटे हुए भाग या कण को देखते हैं, तो इसकी जो हमारी भौतिक और रासायनिक अवस्था होगी, भौतिक व रासायनिक अवस्था होगी, वो हमारी इस पदार्थ से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो इसको बोल देते हैं हम परमाणु, ठीक है जी, परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु का यह जो छोटा कण होगा यह हमारा किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन यह हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये होता है हमारा परमाणु। अब हम बात करेंगे परमाणु संरचना के बारे में, ठीक है जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसके बारे में? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमारा परमाणु किस किस चीज से मिलकर बना होता है। परमाणु संरचना, ठीक है जी, इसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे परमाणु हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और उनकी क्या क्या स्थिति होती है। तो अब बात करेंगे परमाणु की। जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। परमाणु जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो हमारा मास होता है वो मास हमारा डिफरेंट होता है, लेकिन जो इन पर चार्ज होता है, चार्ज इन पर सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो हमारा ऋणात्मक होगा और जो हमारा प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो हमारा धनात्मक होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि इसके जो हमारा कौन कौन सा वो होता है इन पे। ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे इसको ले लेते हैं प्रोटॉन और इसको मान लेते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है जी, न्यूट्रॉन मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसको देखते हैं भार, भार देखते हैं हम ग्राम में, और फिर बात करेंगे हम इसके चार्ज की। चार्ज बोले तो आवेश, आवेश की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो कूलम में होता है हमारा आवेश। तो हम भार देखते हैं कि जो हमारा भार होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रॉन का 9.02 10 की पावर -28, ठीक है जी, ग्राम में है ये। और जो इसका चार्ज होगा ये होगा 1.602 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है जी। इसी प्रकार हम प्रोटॉन का जो भार होता है, प्रोटॉन का भार होता है 1.673 गुणा 10 की पावर -24 होगी। और जो इसका जो आवेश होगा, आवेश भी भरा होगा 1.602 10 की पावर -19। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन पर हमारा भार कितना हो। न्यूट्रॉन का भार होता है हमारा 1.675 गुणा 10 की पावर -24। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन के आवेश की, कि न्यूट्रॉन पर हमारा कौन सा आवेश होता है, ठीक है जी। तो जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर आवेशहीन होता है, ना तो उस पर धनात्मक आवेश होता है ना ऋणात्मक, केवल हमारा जो न्यूट्रॉन का आवेश होगा हमारा शून्य। क्या होगा? शून्य। तो आपको मैंने अभी बताया था जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हमारे जो भार होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार हमारा डिफरेंट होगा, लेकिन जो चार्ज होगा, चार्ज हमारा सेम होगा। बस इसमें चार्ज में जो अपना थोड़ा अंतर आ जाता है वो आ जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो हमारा नेगेटिव में होगा और जो हमारा प्रोटॉन का चार्ज होगा वो हमारा पॉजिटिव का होगा, ठीक है जी। अब ये देखते हैं ये हमारा ग्राम में है, लेकिन जो हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है वो बाजी भर किलोग्राम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मैंने देखा है कई सारे एग्जामों में वो पूछता है कि इलेक्ट्रॉनों का परमाणु भार बताइए, वो भी किलोग्राम में, वो देता है किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे 9.02 इंटू 10 की पावर -31 यानी कि -31 हो जाएगी जब ग्राम में हम उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में हमारे 1/1000 वो हो गए किलोग्राम, ठीक है जी। तो ये था हमारा परमाणु संरचना के बारे में। अब हम बात करेंगे समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है जी। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोन्यूट्रॉन के बारे में, क्योंकि वे हमारे इन सब से ही रिलेटेड है।
ठीक है जी। अब हम बात करेंगे समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक, समस्थानिक को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स कहते किसे हैं, ठीक है जी। आइसोटोप्स कहते हैं कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है जी। समस्थानिक की संख्या वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान, और जो यहाँ का परमाणु भार होगा वो हमारा अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है जी। तो हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और जी ट्राइटियम, ठीक है जी। इसको बोल देते हैं हम प्रोटियम, इसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं हम ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है जी, ट्राइटियम। तो ये हमारे समस्थानिक वे, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। तो इसमें देखते हैं ये जो हमारा होता है नीचे, ये होती है हमारी परमाणु संख्या। तो हमारी परमाणु संख्या क्या होगी, हमारी परमाणु संख्या समान होगी। तो हमारी परमाणु संख्या समान होगी, लेकिन परमाणु भार जो होगा वो हमारा परमाणु भार अलग अलग है। इस पे 1 है, इस पे 2 है और इस पे 3 है, ठीक है जी। जब हमें परमाणु भार और परमाणु संख्या में ज्ञात है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एक फॉर्मूला आता है Z बराबर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है जी। Z का मतलब होता है हमारा परमाणु भार, परमाणु भार, और इसका जो मतलब होता है तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या, प्रोटॉनिक संख्या हमारी बराबर होती है परमाणु संख्या के, ठीक है जी। तो जो हमारी परमाणु संख्या होगी उसी के बराबर हमारी इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी और प्रोटॉनिक संख्या होगी। तो इसको लिख लेते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और ये होती है हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि हमारा परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार हमारा 1 है। तो इसमें 1H1 में हमारा जो न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, तो देखते हैं 1 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, तो 1 - 1 बराबर 0। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, परमाणु भार ऊपर वाला, परमाणु भार माइनस परमाणु भार इधर वाला, तो परमाणु भार में से जब हम परमाणु संख्या माइनस करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी, तो 2 - 1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 1। अब हम बात करेंगे ट्राइटियम में कि हमारी ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बात करते हैं 1s3 के बारे में। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 - 1 बराबर 2, ठीक है जी। इसी प्रकार हम अभी एक एग्जांपल और लेते हैं जो हमारा समस्थानिक को डिनोट करता है, ठीक है जी। तो यह करेगा हमारा क्लोरीन 17Cl5, 17Cl35 और 17Cl37, ठीक है जी। देखो इसमें भी हमारी जो परमाणु संख्या है वो परमाणु संख्या सेम है परमाणु संख्या, और हमारा जो परमाणु भार है, परमाणु भार हमारा डिफरेंट है, ठीक है जी। यदि आप हम यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहे तो अपना ये वाला फॉर्मूला रख के यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, परमाणु भार में से हम यदि परमाणु संख्या को माइनस कर दे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। कभी कभी हमारा वो पूछ लेते हैं कि इसमें हमारी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या पूछ लेता है, तो यदि वो हमारी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो वो हमारी परमाणु संख्या के बराबर होती है, ठीक है जी। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी यहाँ से, 35 - 17 यानी कि 18। अब यहाँ से 17Cl37 में से हम यदि पर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तो क्या आएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी हमारी 37 - 17, तो कितना होगा 20। तो ये था हमारा समस्थानिक के बारे में। अब हम बात करेंगे समभारिक के बारे में, ठीक है जी। समभारिक के बारे में जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखा है, लेकिन वही बात है यदि आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाता है तो वो हमारा फिर ज़्यादा याद रहेगा। तो इसी प्रकार हमारे यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी आई है वो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप थोड़ा सा ही फोकस डालिए, बस ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा ही, तो आपकी जॉब मुट्ठी में हो सकती है। तो आज अब बात करेंगे हम समभारिक के बारे में, समभारिक के बारे में।
समबारिक किसे बोलते हैं? आइसोबार को बोलते हैं, आइसोबार। समबारिक बोलते हैं हम आइसोबार को। तो समबारिक का मतलब आपको नाम से ही डिनोट हो रहा होगा, समबारिक जिसके परमाणु भार समान हो। ठीक है जी। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या डिफरेंट होती है यानी कि भिन्न होती है, और परमाणु भार हमारा समान होगा। ठीक है जी। सॉरी, परमाणु भार हमारा समान हो, समबारिक परमाणु भार हमारा समान होगा। तो अब हम बात करेंगे समबारिक के एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा हमारा 20 कैल्शियम 40 और 20 आर्गन 18 40। ठीक है जी। जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 और परमाणु भार होता है 40। और जो हमारा आर्गन होता है, आर्गन की हमारी परमाणु संख्या 18 होती है और होती है परमाणु भार होता है हमारा 40। तो अब हम बात करेंगे परमाणु। इसी प्रकार यदि आपसे यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकलवाना पूछे यानी कि निकलवाना चाहे तो क्या करेंगे आप? परमाणु भार बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बहुत ईजी, यहाँ से आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? हमारा परमाणु भार सेम है क्योंकि समबारिक आइसोबार है, तो इसको बोलेंगे हम 40 में से यदि आप परमाणु संख्या को माइनस करेंगे तो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार जब आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 40 में से यदि आप 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ये था हमारा समबारिक के बारे में। अब हम बात करेंगे सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। ठीक है जी। किसके बारे में? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक वे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों ही भिन्न होते हैं, लेकिन उनकी जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वे इक्वल होती है। आइए बात करते हैं हम जिसके परमाणु संख्या व परमाणु भार हमारे दोनों ही भिन्न होते हैं, इसको कहते हैं हम भिन्न होते हैं। तो जब हमारी परमाणु संख्या भी भिन्न है, परमाणु भार भी भिन्न है, तो क्या सेम होगा? यहाँ पे हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी। तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल क्या होगा? यदि हम हीलियम को ले 2He4 और 1He3, ठीक है जी। 2He4 यदि हीलियम को ले और हमारी हाइड्रोजन के ट्राइटियम वाले पार्ट को ले, ठीक है जी। तो इसमें जो हम देखते हैं, इसका देखो परमाणु संख्या भी अलग है, परमाणु भार भी अलग है। तो हमारी जब यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे 4 - 2, परमाणु भार में से परमाणु संख्या माइनस करेंगे तो हमारी क्या आएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई यहाँ पे? 2। और जब हम ऐसे ही ट्राइटियम में से देखते हैं 3 - 1 यानी कि परमाणु भार में से हम परमाणु संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो आप सभी को यह दिख रहा हो कि सम न्यूट्रॉनिक में हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आई? देखो यहाँ से आई न्यूट्रॉनों की संख्या सेम, तो इसको बोल देते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो आइए हम आगे बात करते हैं। हम ऐसे ही हमारा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा यदि किसी तत्व की आपको परमाणु संख्या, परमाणु भार या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या देकर वो हमारी कुछ और पूछ लेता है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है जी। तो देखते हैं हम, जैसे हमारा कॉपर का परमाणु भार कितना होता है? कॉपर का परमाणु भार है हमारा 64। कितना? 64। और जो हमारी कॉपर की जो परमाणु संख्या होती है, कॉपर की परमाणु संख्या होती है हमारी 29। तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ से फाइंड करें। तो आप कैसे करोगे? आपको मैंने अभी एक थोड़ा सा फॉर्मूला बेस बताया था कि यदि हमारा
परमाणु भार दिया और परमाणु संख्या दी है, तो हम क्या करेंगे, परमाणु भार में से परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे तो हमारा आपको दिख रहा होगा परमाणु संख्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन हमें दिए नहीं है, ना हमें प्रोटॉन दे रखे हैं ना न्यूट्रॉन दे रखे हैं, हमारी केवल परमाणु भार दिया हुआ है और परमाणु संख्या दी है। तो हम क्या करेंगे, परमाणु भार में से यदि हम परमाणु संख्या माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगी हमारी 14 में से 9 जाके 5 और 5 में से 2 जाके 3, 35। जो हमारे 35 संख्या आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी हमारी यहाँ से न्यूट्रॉन की निकाल के। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 35। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमारी वही संख्या होती है जो हमारी परमाणु संख्या होती है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमारी परमाणु संख्या के बराबर होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमारी परमाणु संख्या है कितनी है, 29। ठीक इसी प्रकार प्रोटॉन की संख्या वही संख्या होती है जो हमारी परमाणु संख्या होती है, 29। और अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या मैंने आपको फाइन करके बताई है, परमाणु भार में से परमाणु संख्या माइनस करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, ये आ गया 35। ठीक है जी। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे नाभिक के बारे में कि नाभिक हमारा क्या होता है। नाभिक होता है हमारा न्यूक्लियस। नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारी नाभिक होती है, नाभिक में हमारे कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जो हमारी नाभिक होती है, नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में अपना घूमते रहते हैं। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे कि हमारा मानो नाभिक का केंद्र है, यहाँ पे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित है। माना ये नाभिक का केंद्र है, यहाँ पे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार। और जो हमारे दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाएंगे, लेकिन ये सैलों में लगाएंगे। ठीक है जी। एक सैल का निर्माण करेंगे और उसके बाद अपने चारों ओर चक्कर लगाएंगे दीर्घवृत्ताकार में। ठीक है जी। तो इसी प्रकार ये हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। माने ये हमारी के सैल होगी, के सैल, के के बाद एम सैल। ठीक है, के के साथ एल मान लो, एल सैल, ये हमारी एम सैल होगी और ये हमारी एन सैल होगी। ठीक है जी। तो जो हमारी कक्षाएं होती है, हमारी 4 प्रकार की कक्षाएं होती है, के एल एम एन। ठीक है जी। अब हम बात करें कि जो हमारी के एल और एम या एन में जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कक्षा के बारे में, फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट सेल के बारे में। ये कौन सी है, के सेल। फिर हम बात करेंगे सेकंड सेल के बारे में, ये होती है हमारी एल सेल। फिर हम बात करेंगे थर्ड सेल के बारे में, ये होती है एम सेल। फिर हम बात करेंगे फोर्थ सेल के बारे में, ये होती है हमारी एन सेल। कि इनमें हमारी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है। तो आपको मैं ये एक फॉर्मूला है कि हमारा 2n², क्या है 2n²। ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगी कि किस कक्षा में हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यदि आप हमारी फर्स्ट सेल के बारे में बात करें, के सेल, तो के सेल कौन सी हमारी फर्स्ट सेल। तो इसको n के स्थान पर हम 1 पुट कर देंगे, 2 × 1 = 2। जो हमारी के सेल होगी, इसमें जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे एल सेल के बारे में कि एल सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं अधिकतर। तो हमारे ये हमारी दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा में n के स्थान पर हम 2 पुट करेंगे, तो 2 × 2⁴, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हमारे 8 हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम m की वैल्यू, m के इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो m हमारी कौन सी कक्षा है, m हमारी तीसरी कक्षा है। तो तीसरी कक्षा में n के स्थान पर हम 3 पुट करेंगे। जब हम n के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 3 का स्क्वायर × 2, 3 × 9 दूनी 18। ठीक है जी। इसी प्रकार हम चौथी सेल में यानी कि n सेल में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो n सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो n के स्थान पर हम पुट कर देंगे 4।
जब हम n के स्थान पर 4 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 चौक 16 दूनी 32। ठीक है जी। तो ये तो हमारा k सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लास्ट, और L में 8, M में 18 और N में 32। तो ये तो हमारा नाभिक के बारे में। तो जो आगे की थ्योरी है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आपके लिए यूपीपीसीएल के लिए स्पेशल है, और वो भी इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी।